गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और पर्सनालिटी में हम लोग काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ चुके हैं और धीरे धीरे अब पर्सनालिटी के हम लोग पड़ाव पर हैं। लगभग सारी थ्योरीज एक दो और सेशन में ख़त्म हो जाएंगी। मैं जानबूझकर छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एंड में हम एक समरी बना लेंगे। बट थ्योरीज बहुत सारी हैं दोस्तों, और अभी तो समझो, देखा जाए तो हमने अभी कुछ ही थ्योरीज की हैं। लेकिन हाँ, आगे की जो थ्योरीज हैं बहुत छोटी छोटी हैं। आज इस कड़ी में जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो है ख़ास है। पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमने सिगमंड फ्रॉइड के बारे में पढ़ा लास्ट वीडियो में। और उससे कुछ थोड़ा सा ही पहले हमने पढ़ा था कार्ल युंग के बारे में। तो एक्चुअली ये दोनों और एक शख्स और हैं, ये तीनों मिलकर एक तिकड़ी बनी थी जो जानी जाती है साइको एनालिटिकल मूवमेंट के लिए। हम सभी जानते हैं कि साइको एनालिटिकल जो थ्योरी है उसके जनक रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड। मनोविश्लेषणवाद के जनक रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड। और उन्होंने अपने साथ और लोगों को शामिल किया, शरीक किया। जो जो लोग सिगमंड फ्रॉइड से एग्री करते थे उन्होंने भी इसको मूवमेंट बनाने में हेल्प की। तो उनमें दो लोग और थे, जैसे कार्ल युंग और एक हैं एल्फ्रेड एडलर। जी हाँ, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि साइको एनालिटिकल मूवमेंट की तिकड़ी में कौन कौन से साइकाट्रिस्ट जो थे वो शामिल थे। तो एक है सिगमंड फ्रॉइड सबसे पहले, और उसके बाद हैं एल्फ्रेड एडलर, और उसके बाद है कार्ल युंग। तो आज हम कार्ल युंग की बात करेंगे, एकदम करेंगे कार्ल युंग की बात। लेकिन कार्ल युंग, सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, एल्फ्रेड एडलर की हम बात करेंगे। कार्ल युंग की तो हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो इनके बारे में जानने से पहले मैं ज़रा एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ ताकि आप अपनी लाइफ के साथ इसको जोड़ पाएँ। एक छोटा सा बच्चा जिसे अपने पिता से बहुत प्रेम है, और पिता भी बड़े ज्ञानी हैं। उन्हीं के साथ वो पला बढ़ा, उनसे बहुत कुछ सीखा, और बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। और किसी वजह से वहाँ का जो राजा था उसने उसके पिता को बंदी बना लिया, अरेस्ट कर लिया। और उसी कैद में उसके पिता की मृत्यु हो गई। राजा बहुत ही जालिम था, और बच्चा अपने आप को लाचार और कमज़ोर महसूस करता है कि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं ले सकता, क्योंकि राजा तो राजा है और वो एक मामूली से टीचर का बेटा। लेकिन यही कमज़ोरी जो उसके सीने में पल रही थी कि वो एक लाचार छोटा सा, उम्र के हिसाब से, पैसों के हिसाब से बहुत बहुत छोटा है उस इतने बड़े शक्तिशाली राजा के सामने, उसको कैसे हराए, उसकी इसी कमज़ोरी ने उसको ताकत दी। और उसने बहुत पढ़ाई लिखाई की, बड़ा हुआ, कसम खाई कि वो उस राजा से बदला लेगा, और बड़ा होकर उसने उस राजा से बदला लिया। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ विष्णुगुप्त की। हाँ, उस बच्चे का नाम था विष्णुगुप्त, जिसे सारी दुनिया कौटिल्य या चाणक्य के नाम से जानती है। मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई कि हम सभी की लाइफ में इस तरह की कमज़ोरी होती है। हम सभी लाचार होते हैं। अब जैसे जो जॉबलेस लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, वो इसी वजह से लाचार हैं कि यार नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, सेल्फ रिलायंस नहीं है, हम दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये कमज़ोरी है। लेकिन यही कमज़ोरी आपको ताकत देती है। और आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फिर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, फिर आपकी नौकरी लग जाती है, और फिर आप हीनता से श्रेष्ठता की ओर चले जाते हैं। यानी इन्फीरियॉरिटी से सुपीरियॉरिटी की तरफ चले जाते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पर आपको कहानी की मदद से बता रहा हूँ कि एडलर ने हमसे कहा, हमें समझाया अपनी थ्योरी में कि हमारी लाइफ में जो गोल्स होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, वो हम खुद बनाते हैं। हमें कोई नहीं बताता। और ये गोल बनते कैसे हैं? हमारी कमज़ोरी हमसे लक्ष्य बनवाती है। तो अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो पैसे को गोल बना लेता है। अगर कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो वो जिम जाएगा, बॉडी बनाएगा, अच्छा खाना खाएगा, वो ताकत को अपना गोल बना लेता है। अ, किसी को लगता है कि उसके पास घर नहीं है तो एक अच्छा घर खरीदना उसका गोल बन जाता है। तो हमारी कमज़ोरी हमें ताकत देती है। और जब हमारा घर बन जाता है, हम ताकतवर हो जाते हैं, तो हम घर खरीद लेते हैं और हम
अपने से कमज़ोर लोगों की, अब ये डिपेंड करता है कि क्या करते हैं, कि हम हो सकता है कि अपने कमज़ोर लोगों का शोषण करें, या हो सकता है कि वो लोगों की मदद करे, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी पर्सनैलिटी को चेंज होने के लिए उसकी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत बहुत इफ़ेक्ट करती है। इसको हिंदी में हम कहते हैं हीनता ग्रंथि और श्रेष्ठता ग्रंथि। हीनता ग्रंथि क्या है? ऐसा एहसास जो आपको कमज़ोरी का एहसास दिलाए, आपको ये पल पल एहसास कराए कि आप छोटे हैं, आप कमज़ोर हैं, आपके बस की कुछ नहीं है, आप थके हुए हैं, आप हारे हुए हैं, आपके पास बहुत चीज़ों की कमी है। ये हीनता ग्रंथि है, और इसकी वजह से आदमी छुपा छुपा रहेगा, दबा दबा रहेगा, किसी से ज़्यादा बोलेगा नहीं। और दूसरा, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, इसमें आदमी आक्रामक होगा, दूसरों का शोषण करेगा, उसे पता है मेरे पास सब कुछ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं राजा हूँ। तो ये है सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। इन अ, अब इन तीनों की वजह से, तीन कौन कौन सी बातें बताई? एक, खुद के बनाए हुए लक्ष्य यानी सेल्फ क्रिएटेड गोल्स, हमारी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि हीनता ग्रंथि, हमारी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि श्रेष्ठता ग्रंथि। इन तीनों को मिलाकर हमारी पर्सनैलिटी कैसी कैसी बन सकती है, आइए अब इस पर बात करते हैं। एडलर ने इनके बेसिस पर 4 तरह की पर्सनैलिटीज बताई हैं। तो जो पहली पर्सनैलिटी है वो है रूलिंग पर्सनैलिटी, रूलिंग टाइप पर्सनैलिटी, यानी प्रभावी व्यक्तित्व, प्रभावी प्रकार का व्यक्तित्व। इस तरह के व्यक्तित्व में एनर्जी बहुत होती है, और ये अपनी सुपीरियॉरिटी को पा चुका है, और उसको बनाए रखने के लिए दूसरों को पुश करता है, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। गुस्से में बात करेगा, आक्रामक होगा, रूल करेगा, तानाशाही वाला गुण दिखाएगा, लोगों को अपने से कमज़ोर और लाचार समझेगा, उनको कमज़ोर बनाए रखने के लिए हमेशा कोशिश करेगा और शासन करेगा। यह आदमी आक्रामक हो सकता है, दूसरों को परेशान करने वाला हो सकता है, जो आजकल आप स्कूलों और कॉलेजेस में देखते हैं, बुली करते हैं बच्चे, है ना? ताकतवर बच्चा कमज़ोर बच्चे को बुली करता है कि तू ऐसे कर, तू वैसे कर, अपना होमवर्क उससे करवाता है। तो मेरे ख्याल में रूलिंग के लिए काफ़ी बात हो गई है। अब आते हैं दूसरी टाइप की पर्सनैलिटी, जो है लर्निंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, यानी अधिगम व्यक्तित्व। तो जो हमारे लर्निंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, यानी अधिगम प्रकार है, इनकी एनर्जी लेवल काफ़ी कम होती है। ये अपने चारों तरफ एक जाल सा बुन लेते हैं, एक आवरण सा बना लेते हैं, एक कवच या कवर बना लेते हैं, ताकि ये दूसरों के मार पिटाई, झगड़े, डांट से बच सकें, या यूं कह लीजिए कि अपनी कमजोरी को छुपा सकें। तो ये लोग दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ये अपने बहुत सारे काम करने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, और उन्हीं का मुंह ताकते हैं कि कोई आएगा और इनकी हेल्प कर देगा। अगर इनकी ये आदत दूसरों के द्वारा ताने मारे जाएं, तो लोग इनकी इस आदत को लेकर ताने मारने लगे, तो फिर धीरे धीरे इनमें फोबिया क्रिएट हो जाता है, डर क्रिएट हो जाता है, ये छोटी छोटी बातों से बेचैन हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं। तो आइए अब आते हैं तीसरी टाइप की पर्सनालिटी, जो है अवॉइडिंग टाइप ऑफ पर्सनालिटी, यानी पलायनवादी प्रकार। तो जो लर्निंग टाइप वाले थे उनसे ये कैसे अलग हैं? भाई, जो लर्निंग टाइप वाले हैं वो सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, और लेकिन वो काम करते हैं, सुन सुन के, डांट सुन के, डपट सुन के काम ज़रूर करते हैं। आप मान सकते हैं कि घर में छोटा भाई है, या जो क्या बोलते हैं, जो सबमिसिव वाइफ है, जो मेल डोमिनेटिंग डोमिनेटिंग सोसाइटी में पत्नी के साथ जो व्यवहार होता है, अगर पुरुष प्रधानता है उसमें पत्नी को हमेशा दबा कर फोर्स करके रखा जाता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, वो काम करती है, सुन सुनकर काम करती है। लेकिन ये जो तीसरी पर्सनालिटी है, अम, ये क्या है भाई? ये क्या करता है? अवॉइड करता है चीज़ों को, ये काम से बचता है। ये काम से बचने के लिए बहाने ढूंढ लेगा, उससे दूर हो जाएगा कि मुझे करना ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे ऑफिस ही नहीं जाना, मुझे जॉब ही नहीं करनी, मुझे ससुराल ही नहीं जाना, मुझे ऐसे पचड़े में पड़ना ही नहीं। तो इनकी एनर्जी का लेवल सबसे कम होता है, और ये परिस्थितियों से बचकर अपनी इन्फीरियॉरिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि ये साइकोटिक बन सकते हैं। हमने साइकोटिक टर्म पढ़ रखी है। कब पढ़ी थी वो आप पिछले वीडियोस में देखिए, कुछ काम आप पर भी तो छोड़ देना चाहिए। तो ये साइकोटिक बन सकते हैं और ये अपनी दुनिया में खो जाते हैं, उसी में चले जाते हैं और उसी में खुश रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे किस्म की जो पर्सनालिटी है, यानी वो है सोशली यूजफुल पर्सनालिटी, यानी समाज उपयोगी व्यक्तित्व। भाई, इस पर्सनालिटी में एनर्जी का लेवल एकदम बैलेंस्ड होता है, संतुलित होता है। और ये अपनी हीनता यानी इन्फीरियोरिटी को पॉजिटिव वे में यूज़ करता है। और ये समाज से मिलकर चलकर, समाज के साथ मिलता है, उसको उसके साथ मिलकर चलता है और किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। हमने जैसे देखा कि जो रूलिंग पर्सनैलिटी है वो लोगों को पुश करती है कि तुम ये करो, तुम वो करो। ये पुश नहीं करता, ये एक बीच का रास्ता निकालता है और जो समाज के कल्याण के लिए हो सकता है वो करने की कोशिश करता है। तो इसकी सुपीरियॉरिटी, इसकी जो श्रेष्ठता है, वो किसी को दबाने में नहीं है, बल्कि सबके साथ मिलकर चलने में है। अब मैं फिर वापस उसी कहानी पर आता हूँ कि जो विष्णुगुप्त के साथ हुआ, यानी कि चाणक्य के बचपन में जो हुआ उसके साथ, उसके चारों इफेक्ट हो सकते थे। हो सकता था कि वो राजा की जो श्रेष्ठता थी, उसका जो डोमिनेंस था, उसकी भड़ास दूसरों पर निकाले, कमज़ोरों पर अत्याचार कर सकते थे। हो सकता था कि चाणक्य ऐसे व्यक्ति बन जाते जो लोगों पर अत्याचार करे, पर वो ऐसा नहीं बने। हो सकता है कि चाणक्य दूसरे किस्म की पर्सनैलिटी बन जाते, जो कि लर्निंग टाइप है, अधिगम टाइप है, जो कि ठीक है राजा को बदला लेने के बजाय जैसा राजा कहता है अपना सिर झुका के मान लेते, नौकरी करते, चुपचाप सहते, चुपचाप काम करते, पलट के जवाब नहीं देते। ऐसा भी हो सकता था। तीसरा ये हो सकता था कि वो पलायन कर जाते, अवॉइड करते, किसी और राज्य में चले जाते। बट उन्होंने इन सब को छोड़कर एक चौथा बड़ा ही खूबसूरत और हेल्दियर पर्सनालिटी टाइप चुना, और वो था सोशली यूज़फुल टाइप। उन्होंने खूब पढ़ाई लिखाई की, खूब मेहनत की और एक बीच का रास्ता निकालकर चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक मामूली गडरिये के बच्चे को लिया और उसे वहाँ का राजा बना दिया। और दोनों ने मिलकर एक सफल राज्य की स्थापना की। आज भी हम लोगों को मिसालें देते हैं कि चाणक्य ने कितना अच्छा राज किया। उनकी किताबों को हम पढ़ते हैं कि राजा को कैसे शासन करना चाहिए, हम उनसे शिक्षा लेते हैं। तो चाणक्य ने अपनी हीनता को कितनी सुंदरता से एक पॉजिटिव श्रेष्ठता में बदला। ना तो उन्होंने अपनी श्रेष्ठता से किसी का दमन किया, ना ही अपनी श्रेष्ठता को पाने के लिए किसी की सिर झुकाकर सिर्फ हाँ में हाँ मिलाई, ना ही अपनी श्रेष्ठता को पाने के लिए राज्य छोड़ा, बल्कि अपनी श्रेष्ठता के साथ दूसरे की श्रेष्ठता, दूसरे की सुपीरियरिटी को मिलाकर सारी राज्य को एक साथ मिलकर चलकर विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। तो ये थी हमारी एडलर की थ्योरी। मैंने थोड़ा सा कोशिश की कि इंडियन कंटेक्स्ट में आपको समझा सकूं। अब आप अपनी लाइफ में सोचिए कि आपके अंदर भी बहुत सारी कमज़ोरी है, मेरे पास भी बहुत सारी कमज़ोरी है, तो क्या करें? तो इस पे एक बहुत अच्छी लाइन है ना, सुनील दत्त की एक फिल्म थी कि ना ना मुंह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो। अब आगे की लाइन क्या है आप खुद बनाइए कि एडलर के अकॉर्डिंग आप कौन सी पर्सनालिटी को चूज करते हैं, और उस पर्सनालिटी को पाने के लिए आपको भी चाणक्य की तरह क्या करना पड़ेगा।